हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड की पाठशाला। तो आज हम चैप्टर 1 जो कवर कर रहे थे जेंडर इश्यूज़ पेपर 5A का, उसमें सेक्शन 1.4 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, राइट टू इक्वालिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी क्या होता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी को लेकर क्या प्रोविजंस हैं, ये सारे आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी refers to the equality in the eyes of laws, discarding any unfairness on grounds of caste, race, religion, place of birth, sex. It also includes equality of prospects in matters of employment, abolition of untouchability and abolition of titles. तो राइट टू इक्वालिटी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, और ये फंडामेंटल राइट्स हम कह सकते हैं बेसिक राइट्स होते हैं जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग को मिलने चाहिए। तो राइट टू इक्वालिटी जो है ये एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी रेफर्स टू द इक्वालिटी इन आइज ऑफ लॉ की आइज़ में जब हम इक्वल मानते हैं हर एक पर्सन को, वही जो है राइट टू इक्वालिटी कहलाता है। डिस्कार्डिंग एनी अनफेयरनेस ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स। और कास्ट, रेस, रिलीजन, इनके बेसिस पे किसी के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, इसे ही कहा जाता है राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी में और क्या चीज़ आती है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स इक्वालिटी ऑफ प्रोस्पेक्ट्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में हर एक पर्सन को इक्वालिटी प्रोवाइड करना, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना, और एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल से यहाँ मीनिंग ये है कि जैसे कि हमने जब हिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा, आप लोगों ने काफ़ी ने पढ़ा होगा कि जो पहले जो ब्रिटिशर्स थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसमें वो टाइटल्स देते थे कि ये जनरल है, ये गवर्नर जनरल है, ये वाइसरॉय है। तो वो एक तरह से टाइटल्स देना हो गया। तो आजकल ये टाइटल्स ऐसे हम किसी को नहीं दे सकते। जो टाइटल्स है इसको अबॉलिश करना, क्योंकि अगर किसी को हम टाइटल देते हैं, सुपीरियर दिखाते हैं, तो उससे बाकी पर्सन जो है उनके मन में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। ऐसा फील करते हैं वो कि हमें नीचा दिखाया जा रहा है। तो ये टाइटल्स जो हैं ये अबॉलिश करना, ये भी राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाईलाइट्स द राइट टू इक्वालिटी इन डिटेल। अब ये कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। दिस फंडामेंटल राइट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर राइट्स ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन्स। राइट टू इक्वालिटी एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि बाकी जितने भी राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी फाउंडेशन को रखता है। क्योंकि जब तक इक्वालिटी नहीं होगी तो बाकी राइट्स जो हैं उनका कुछ मीनिंग रह नहीं जाता। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इक्वालिटी होना। अब ये आर्टिकल्स कुछ हैं जो कि हमने पढ़े, 14, 15, 16, 17 और 18। इनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इट इज़ वेल डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। It means that the state will not distinguish any of the Indian citizen on the basis of caste, class, gender, creed, religion or even the birth of place. तो आर्टिकल 14 है वो कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, और किसी भी पर्सन को उसके कास्ट, क्रीड, रिलीजन, क्लास के, जेंडर के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेट हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15। इसमें कहा गया सोशल इक्वालिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरियाज। Every person shall have equal admittance to public places like public wells, bathing ghats, temples, museums, etc. तो आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है कि हर एक पर्सन को पब्लिक प्लेसेस पर इक्वल राइट है। हर एक पर्सन जो है जिस इक्वली जो है किसी भी पब्लिक एरिया को, किसी भी पब्लिक प्लेस को यूज़ कर सकता है, और कोई भी उसको इस चीज़ से नहीं रोक सकता। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है उसमें क्या बताया गया? इक्वालिटी ऑफ मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली स्टेट्स दैट द स्टेट शैल ट्रीट एवरीवन इक्वली इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में जो है वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन हम कास्ट, क्लास, रिलीजन, क्रीड के बेसिस पे नहीं कर सकते। हम किसी को इस बेसिस पे नौकरी
देने से मना नहीं कर सकते कि तुम इस कास्ट के हो या तुम इस रिलीजन के हो तो तुम्हें ये एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा जाएगा। अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है तो वो पनिशेबल है और इसकी रिपोर्ट हम कर सकते हैं। दिस राइट शैल नॉट बी ग्रांटेड टू द ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज डायरेक्टली बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2003। अब ये जो एक्ट है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का, ये किसी भी ओवरसीज सिटीज़न जो है उसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जो सिटीज़न इंडिया का है लेकिन अब वो दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो चुके हैं तो उनके लिए ये जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने की बात कहता है। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज डिक्लेयर्ड एज अ क्राइम एंड पनिशेबल बाय लॉ। तो कभी भी अगर कहीं पे भी आपको अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती दिखती है तो उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्राइम है और इसकी बहुत ही सीवियर पनिशमेंट है हमारे लॉ में। लास्ट इज आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जैसा कि मैंने भी बताया था, पहले ब्रिटिशर्स जो हैं वो वाइसरॉय, राय बहादुर, खान बहादुर, ऐसे टाइटल्स हमने बहुत सारे सुने हैं आज़ादी से पहले कि खान बहादुर थे, और भी काफ़ी सारे टाइटल्स, वाइसरॉय, जनरल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये जो टाइटल्स दिए जाते थे, ये टाइटल्स देना अब रॉन्ग है। अब ये टाइटल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है कि ये टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे, और ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच प्रोहिबिट्स दैट स्टेट फ्रॉम ग्रांटिंग एनी टाइटल्स। तो किसी को भी टाइटल प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। हाउएवर एकेडमिक एंड मिलिट्री डिस्टिंक्शंस कैन बी गारंटेड अपॉन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो ये टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे, लेकिन एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शंस जो हैं वो हम दे सकते हैं। मिलिट्री में अगर हमने किसी को कोई अवार्ड देना है या कोई पोजीशन प्रोवाइड करनी है तो वो हम दे सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। नाउ हेयर आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं इक्विटी के? तो 3 प्रिंसिपल्स होते हैं इक्विटी के, जिसमें पहला है इक्वल लाइफ चांसेस। This principle of equity relates to people's life chances such as health, wealth, educational achievement and any other factors relevant to people's welfare and well-being, career sector and immunization. The central idea of this principle is that there should be no differences in life chances based on factors that are beyond personal control for which we cannot hold up them responsible. तो इक्वल लाइफ चांसेस से ये मतलब है कि हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो ये बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं उनको यूज़ कर सके, या इनको हर एक पर्सन के पास इक्वल चांस होना चाहिए इन लाइफ नेसेसरी जो चीज़ें हैं इनको यूज़ करने का। द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिलेट्स टू द पीपल लाइफ चांसेस सच एज हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, अचीवमेंट एंड एनी अदर फैक्टर्स रेलिवेंट टू पीपल्स वेलफेयर एंड वेलबींग। तो वेलबींग और वेलफेयर के लिए, करियर सेक्टर के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए जो भी हमें चांसेस मिलते हैं वो इक्वली प्रोवाइड होने चाहिए सबको। Second is equal concern for people's needs. Some goods or services are matters of necessity and should be distributed proportional to people's level of need. A broad range of goods and services of universal value need to be distributed in order to respect people's common humanity. The second principle of equity relates to the sort of goods and services which people need, example shelter, physical security and environment, healthcare, water and sanitization, food and nutrition, basic education and so on. A person must have these things within a certain time period. तो जो ये सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, इक्वल कंसर्न फॉर पीपल नीड्स, ये बेसिक नेसेसिटीज़ के बारे में मेनली बात करता है। और इसमें ये कहा गया है कि जो ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं ये नीड के प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनल टू द पीपल्स नीड, लेवल्स ऑफ नीड, मतलब जिसको जितनी नीड है उस हिसाब से इन बेसिक नेसेसिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे कि हमने राशन शॉप्स पे देखा भी होगा, जो बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग होते हैं राशन शॉप्स पे जो वो राशन लेने आते हैं, उनको फ्री में, काफ़ी सारी फ्री में तो नहीं कह सकते हम, बहुत ही मिनिमल अमाउंट में, बहुत ही लेस अमाउंट में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये एक उसी तरह का प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल उसी में ही आ गया कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नेसेसिटी हैं लाइफ के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पीपल नीड, क्योंकि राशन शॉप्स पे सबको ऐसे कम पैसों में राशन नहीं दिया जाता, उन्हीं को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जैसे कि शेल्टर, फिज़िकल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन,
फूड एंड न्यूट्रिशन, बेसिक एजुकेशन एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। एक लास्ट प्रिंसिपल और है इक्विटी का, ये है मेरिटोक्रेसी। दिस प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिलेट्स टू द सॉर्ट्स of positions in society that can be deserved and sort of things that should be distributed based on people's merits and is a focus of much of the literature and equality of opportunity. The relevant criteria for distributing these positions is merit. People applying for these positions should be judged fairly according to their qualifications for the positions. अब मेरिटोक्रेसी क्या कहती है? ये एक प्रिंसिपल ऐसा है जिसमें ये कहा गया है कि अगर हम किसी को भी पोजीशन दे रहे हैं या मेन फोकस बना रहे हैं तो ये उसके मेरिट्स पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि कहीं पे भी किसी भी ऐसी पोजीशन के लिए जो पावरफुल पोजीशन है उसके लिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कास्ट वाले पर्सन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू अदर, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरिटोक्रेसी क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिलेट्स टू द सॉर्ट ऑफ पोजीशंस इन सोसाइटी दैट कैन बी डिजर्व्ड एंड सोर्ट्स ऑफ थिंग दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन पीपल्स मेरिट। तो पीपल के मेरिट पे जो हैं ये पोजीशंस जो हैं सोसाइटी में ये डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। द रेलिवेंट क्राइटेरिया फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज पोजीशंस इज मेरिट। तो मेरिट ही है जो एक रेलिवेंट क्राइटेरिया होना चाहिए। अब ये मेरिट निकालने का जो क्राइटेरिया है वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ पे हम ये मेरिट जो है निकाल सकते हैं। एजुकेशन के बेस पे, टेस्ट के बेस पे कोई टेस्ट रख दिया जाए या किसी क्लास के 10th के मार्क्स 12th के मार्क्स उसके बेस पे मेरिट डिसाइड की जाए। तो जो पोजीशन डिस्ट्रीब्यूट करने का क्राइटेरिया होना चाहिए बेसिकली वो मेरिट होना चाहिए। पीपल अप्लाइंग फॉर दीज पोजीशन शुड बी जज्ड फेयरली अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस फॉर द पोजीशन। और जो भी पर्सन इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको फेयरली जज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी पर्सन को अनफेयर एडवांटेज दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू अदर ओनली बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, रिलीजन। इस बेसिस पे नहीं, ओनली मेरिट के बेस पे जो है किसी भी पर्सन को जज करना है या पोजीशन प्रोवाइड करनी है। तो ये थर्ड और लास्ट प्रिंसिपल है इक्विटी का, मेरिटोक्रेसी। एक और टॉपिक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 1.4 में, एथनिसिटी। इसको और आज हम कवर कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ एथनिसिटी। एथनिसिटी रेफर्स टू द कल्चरल ट्रेट्स। दीज ट्रेट्स आर शेयर्ड बाय अ कैटेगरी ऑफ पीपल सच एज लैंग्वेज, रिलीजन or national origin. Where people integrate ethnicity as part of their identity and create a specific cultural, religious or national community, they self consciously constitute an ethnic group. तो ethnic group जो है वो कल्चरल ट्रेट से रेफ़र करता है। एथनिसिटी रेफर्स टू द कल्चरल ट्रेट्स। कल्चरल ट्रेट्स मीन्स ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो कि उनके कल्चर को आपस में रिलेट कर रही हैं, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो कि सेम लोग आपस में सेम लैंग्वेज शेयर कर रहे हों, सेम रिलीजन के हों या सेम नेशनल ओरिजिन के हों। मीन्स कोई पर्सन मान लो इंडिया में आ रहे हैं, वो किसी सेम एक ग्रुप है जो बांग्लादेश से इंडिया में आया, एक दूसरा ग्रुप उनको और मिला इंडिया में जो कि पहले से ही बांग्लादेश के थे लेकिन अब वो यहाँ इंडिया में रह रहे हैं। तो ये नेशनल ओरिजिन जो है वो उनका सेम हो गया, दोनों बांग्लादेशी हैं दोनों ग्रुप्स जो हैं। तो ये एथनिसिटी, इसका मीनिंग होता है एथनिसिटी। तो एथनिसिटी ऐसे करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है जो जिसकी मदद से पीपल जो हैं या ग्रुप्स जो हैं या कम्युनिटीज़ जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकें। अब वो रिलेशन का जो रीज़न है वो कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज भी हो सकती है, रिलीजन भी हो सकता है और नेशनल ओरिजिन भी हो सकता है। Some thinkers use the word ethnicity in place of race. Race has no fixed meaning. Ethnicity is a term that describes shared culture, practices, values, and belief of a group. This might include shared language, religion, and traditions among other communities. The term ethnicity has been defined in broader sense to signify self-consciousness of a group of people united or closely related by shared experience such as language, religion, belief, common heritage, etc. तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि एथनिसिटी जो है कई बार लोग जो है उसको कंफ्यूज कर जाते हैं रेस के साथ। रेस एक डिफरेंट चीज़ है, एथनिसिटी एक डिफरेंट चीज़ है। एथनिसिटी का मीनिंग ये है कि जब ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो कि दो ग्रुप्स को आपस में सेम फील करवाएं, शेयर्ड उनकी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर हो सकें, किस बेसिस पे, या तो लैंग्वेज पे, रिलीजन पे, नेशनल ओरिजिन पे, या फिर बिलीव्स उनकी कॉमन हो, या कॉमन हेरिटेज मीन्स वो सेम जगह पे से आए हों, सेम जगह पे रह रहे हों, उस वजह से उनकी जब बिलीव्स माइंडसेट सेम हो जाता है उसे हम कह सकते हैं एथनिसिटी।
और रेस जो है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हम अगली वीडियो में अपनी पढ़ेंगे भी डिटेल में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एथनिसिटी को रेस की जगह पर यूज़ किया जाता है। तो रेस जो है उसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, एथनिसिटी का एक फिक्स्ड मीनिंग है जो कि ये डिस्क्राइब करता है कि शेयर्ड कल्चर शेयर हो रहा हो, जब रिलीजन और ट्रेडिशंस शेयर किए जा रहे हो, लैंग्वेज शेयर हो रही हो कम्युनिटीज़ के बीच में, तो इसे कहा जाता है एथनिसिटी। नाउ हेयर आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनिसिटी, इनको भी एक बार हम और पढ़ लेते हैं। एथनिसिटी रिलेट्स टू एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज़ लाइक कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन एट्सेट्रा। तो ये मैंने जैसे कि अभी आपको डेफिनेशन में बताया ही है एथनिसिटी के, कि जब सेम आइडेंटिटीज़ हों दो ग्रुप्स में, दो कम्युनिटीज़ में, रिलीजन की, रीजन की, लैंग्वेज की या कास्ट की, उसे हम एक एथनिक ग्रुप कह सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा और भी एग्जांपल दे सकती हूँ मैं आपको, जैसे कि यूएसए में जो हैं अफ्रीकन्स जो हैं उनको लाया गया था एज स्लेव्स। तो बहुत पहले जब स्लेव्स की तरह उनको लाया गया था तो अब वो वहीं पे उन्होंने स्लेवरी करी, उसके बाद वो वहीं पे ही सेटल हो गए अफ्रीकन्स। अब उनको अफ्रीकन अमेरिकन्स कहा जाता है। तो वो जो पूरा ग्रुप है जिनको अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है, उनका रीजन जो है वो सेम रीजन से आए हैं, उनका जो सेम नेशनल ओरिजिन है वो उनका अफ्रीका है, सारे ही पर्सन्स का वहाँ पे। तो वो एक एथनिक ग्रुप हम कह सकते हैं कि अमेरिका में एक एथनिक ग्रुप है अफ्रीकन अमेरिकन, क्योंकि उनका ओरिजिन का जो प्लेस है या जहाँ से वो नेशनल ओरिजिन जो है उनका वो सबका सेम है। तो उनकी बिलीव्स, उनका रहने का तरीका, उनका नेशन जो है वो सबका सेम है। तो वो एक शेयर्ड उनकी आइडेंटिटी हो गई रीजन की, इसीलिए वो एक एथनिक ग्रुप कहलाएगा। इनइक्वालिटीज़ इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग पावर बिटवीन टू एथनिक ग्रुप्स रिजल्ट्स इन कॉन्फ्लिक्ट। अब जब भी दो एथनिक ग्रुप्स के बीच में शेयरिंग पावर की बात आएगी, कोई भी दो एथनिक ग्रुप्स हैं किसी कंट्री में, उनके बीच में जब भी पावर शेयरिंग की बात होगी तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता ही करता है। एथनिसिटी सोशली मोबिलाइज्ड एंड टेरिटरी कॉन्फाइंड। अब सोशली तो जो ये लोग हैं फैले हुए होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे लोगों से, लेकिन टेरिटरीली जो है ये कन्फाइंड होते हैं। जैसे कि मैंने बताया उनका जो मेन नेशनल ओरिजिन है वो सबका सेम है, तो ये टेरिटरी की बात आ गई, ये उनकी एक ही एरिया में फिक्स हो गई है। इट हैज़ न्यूमेरिकली सफिशिएंट पॉपुलेशन एंड इज़ अ पूल ऑफ सिम्बल्स डिपिक्टिंग डिस्टिंक्टिवनेस। अब एथनिक ग्रुप में सफिशिएंट पॉपुलेशन भी है और डिस्टिंक्टिवनेस भी शो करते हैं। इट हैज़ अ रेफरेंस ग्रुप इन रिलेशन टू विच और whom a sense of relative deprivation is aggregated। अब ये ऐसा ग्रुप होता है जिनके साथ आपस में एथनिक ग्रुप जो है वो आपस में जो है रिलेटिव बिलोंगिंगनेस, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस शो करते हैं कि आपस में हम सेम आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं। एथनिसिटी कॉजेज एथनिक मूवमेंट्स आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस और बीइंग अ विक्टिम ऑफ अनइवन डेवलपमेंट। अब एथनिसिटी जो है वो क्या क्रिएट करती है, एथनिक मूवमेंट्स भी क्रिएट करती है। मान लीजिए किसी कंट्री में कोई एथनिक ग्रुप है और उनको ऐसा लग रहा है कि हम डेवलपमेंट प्रोसेस में, जो कंट्री की डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें हमें नहीं इंक्लूड किया जा रहा है या हमारे साथ अनइवन ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो शेयर्ड जो सेम बिलीफ वो शेयर कर रहे हैं ना, वो सेम जो बिलीफ उनके माइंड में चल रहा है सेम पूरे ग्रुप में, उससे क्या होता है कि मूवमेंट्स भी जनरेट होती हैं, एथनिक मूवमेंट्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं, क्योंकि उनका बिलीफ है। कोई भी अगर मूवमेंट स्टार्ट होती है, अगर फार्मर मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी तो वो किस वजह से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि सेम बिलीफ शेयर कर रहे थे वो। तो यहाँ पे भी यही है, एथनिक मूवमेंट जो है वो इसीलिए ही डेवलप होते हैं क्योंकि सेम बिलीव्स जो हैं शेयर करते हैं। द फोकस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एन एथनिक ग्रुप इज़ टू गेट सम बेनिफिट्स फॉर इटसेल्फ। The group often was ethnic criteria like religion, language or caste to mobilize itself to get identity to itself which separates it from other groups। अब फोकस क्या होता है एथनिक ग्रुप का कि कुछ बेनिफिट्स मिले उसके लिए खुद को। जैसे कि मैंने अफ्रीकन अमेरिकन के बारे में बताया, तो अगर उनको हर एक जो प्रोसेस है कंट्री के डेवलपमेंट का या कुछ भी ऐसा प्रोसेस है जिससे उनको बाहर रखा जाए, तो उनके लिए जो है वो उनके इंटरेस्ट में नहीं होगा। तो इन ग्रुप का जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि उनके इंटरेस्ट को सुना जाए, उनके इंटरेस्ट को फुलफ़िल किया जाए। और द ग्रुप ऑफन वॉज एथनिक क्राइटेरिया लाइक रिलीजन, लैंग्वेज और कास्ट टू मोबिलाइज इटसेल्फ। तो जो एथनिक ग्रुप्स के लोग होते हैं वो हमेशा इन्हीं क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं कि वो खुद को आइडेंटिफाई कर सकें और दूसरे ग्रुप से अलग कर सकें।
क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं? सेम लैंग्वेज, सेम कास्ट, सेम रिलीजन। वो ये लोगों को शो करते हैं कि हम सेम नेशन के हैं। जैसे अफ्रीकन अमेरिकन्स की अगर बात कर लें, तो अगर उनको अपनी कुछ डिमांड फुलफ़िल करवानी है तो वो क्या कर सकते हैं कि सेम नेशन है तो वो नेशन के नाम से आपस में सारे अफ्रीकन्स को जो है जोड़ सकते हैं और अपनी डिमांड्स को आगे रख सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे एथनिसिटी के, और ये मीनिंग था। सेक्शन 1.4 जो है वो 90% कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 10% रह गया है। 2 ही टॉपिक्स हैं जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।